जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज हम पिछली कक्षा में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मतलब वर्ब कितने होते हैं, पर्सन क्या है, सिंगुलर प्लूरल क्या है ना, सब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अब वो बेसिक ग्रामर की वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी आपको ये टेंस जितने भी काम हैं सब समझ में आएंगे, बिना सब्जेक्ट बिना, है ना। जैसे अंतर क्या होता है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे नाउन और वर्ब में अंतर क्या है। मेन वर्ब तो नाउन क्या है, इसमें जब यस या ईएस लगेगा तो प्लूरल बनेगा, सबसे बड़ा अंतर है। और इसमें यस या ईएस लगा के सिंगुलर बनेगा, क्योंकि पहले जो है वर्ब है हमेशा किस में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक, मतलब ये अंतर आप समझ लेना। जैसे बॉय है, बॉय सिंगुलर हुआ तो बॉय किस में जाएगा, बॉय तब प्लूरल होगा। और उसमें मैंने बताया था गो क्या है, प्लूरल है, और जब गोज हो गया तब सिंगुलर होगा। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब कौन सी लेगा, वो प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ठीक है ना, इतना समझना है। अब मैंने उस वीडियो में आप लोगों को सब बताया था, ये पर्सन जो है, पर्सन भी बताया था। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर भी होते हैं, ये नहीं बताया था उसमें। तो जैसे मान लो फर्स्ट पर्सन में आई और बी, आई और बी, तो फर्स्ट पर्सन का आई बी, तो आई जो है और बी ये किस में जाएंगे, तो ये सिंगुलर होता है, वो सॉरी, हाँ सिंगुलर होता है, और ये होता है प्लूरल। ठीक, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाता है। ठीक है, और बी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन दोनों पर सिंगुलर प्लूरल में है। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल मैंने बताया कि भाई, जबकि अब लिखते क्या है, इसको हम प्लूरल में लिखते हैं भाई, डू के साथ आई डू, है ना। जितने भी मतलब बाज को छोड़ के बाकी सब प्लूरल वर्ब ही लेता है वो। ठीक है, इतना फिर समझा रहा हूँ। अब जैसे मान लो यू की बात हुई, तो यू ऑलवेज बिल्कुल प्लूरल होता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। यू क्या होगा, ऑलवेज प्लूरल, यू में कोई दिक्कत होगी नहीं। अब थर्ड पर्सन वाले में, सेकंड पर्सन वाले, ये हो गया सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में एक समस्या आप लोगों को समझ में आ सकती है। जैसे मान लो मैंने लिखवाया उसमें कि ही सी इट एनी नेम, है ना। तो ये क्या है, ये किस में आएंगे, ये इतना आ जाएगा आपका सिंगुलर में। किसमें आएगा, सिंगुलर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और इसी में जो मैंने लिखवाया है दे, तो है तो थर्ड पर्सन ये, पर क्या है, प्लूरल नंबर है। क्या है, प्लूरल है। समझ रहे हो बात को, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ठीक है, इतना समझ लेते हैं। अब इसके बाद मैं आज आप लोगों की टेंस की शुरुआत करता हूं। समझ गए ना, मतलब हालांकि आप सिर्फ लिखने पर ध्यान देना कि आई, मतलब ये मान के चलो कि प्लूरल है, 100% मान के चलना है। वो वैसे जब टेंस पढ़ोगे या कुछ भी तो आई बाजी याद हो जाएगा, पर जानकारी अपने को फुल होनी चाहिए, है ना, कि हमारे पास ऐसा ऐसा है। ठीक है, अब इसके बाद अब आगे चलते हैं। अब टेंस में हम बात कर रहे थे, है ना। तो टेंस मैंने क्या बताया, काल या समय।
तो ये कह सकते हो कि वर्ब का वह रूप जिसके द्वारा हमें समय का बोध होता है, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा हमको क्या होता है, समय का बोध होता है। मैं परिभाषा लिखवाया हूं उसमें, या तो ऐसा शब्द जिससे समय का बोध होता है, जनरली भाषा में कह सकते हैं। ठीक है, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस इसको बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, पढ़ोगे क्या इसको? फ्यूचर उच्चारण इसलिए लिख रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस जिसको बोल सकते हो, है ना, जिससे ना बनता वो पढ़े। इसको फुचूरे नहीं पढ़ना है, फ्यूचर है ना, लिखा है फुचूरेन है वो, भविष्य काल। अब इस तरह ध्यान देना है अपन को, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसके बारे में थोड़ा समझो आप पहले, जो समझदार हैं तो जानते हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको जिसमें मतलब पहले ऐसा समझ लो साधारण भाषा में, हाकी लाइन अगर आए सेंटेंस के नीचे, हाकी लाइन यहां लिख देता हूं, ये हाकी लाइन में आता है, हाकी लाइन इसमें जरूर आएगी। ठीक है, इसमें आना चाहिए किसकी लाइन? था की लाइन। किसकी लाइन? था की लाइन। और इसमें आएगी गा की लाइन। पहले ये आप याद करो, फिर पकड़ बने। जैसे कुछ भी काम करोगे प्रेजेंट में, हाय लगाना पड़ेगा, हा की लाइन का ही वर्ड लोगे। मैं खाना खाता हूं, तुम जाते हो, तुम गाते हो, तुम, मतलब जो भी प्रेजेंट को व्यक्त करेगा उसमें हा तो लगाना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, था की लाइन में मैं कलेक्टर था, मैं प्रोफेसर था, या मैं चोर था, या कुछ भी मान लो, कुछ दुनिया का जो भी सेंटेंस, तो मतलब था तो तुमको व्यक्त करना ही पड़ेगा। जब बिना था लगाए तुम पास्ट के इमोशन को व्यक्त नहीं कर सकते, पास्ट की बातों को व्यक्त नहीं कर सकते हो। भविष्य काल, अब मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, है ना, मैं गणित पढ़ूंगा, मैं ग्रामर पढ़ूंगा, जो भी अगर लगाओगे गा लगाओगे, तो मतलब गा जिसके लास्ट में आता है पूरा भविष्य काल, था आता है और हा आता है तो प्रेजेंट, है ना। समझ गए बात को? अब इसके बाद हर टेंस, प्रत्येक टेंस की बात मैं कर रहा हूं, सब 4 प्रकार के होते हैं। समझते हैं थोड़ा? जैसे मान लो, मतलब ये प्रेजेंट के प्रकार से मैं सबको समझा दूंगा। पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसका उच्चारण लिखे देता हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब जैसे देखो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लिखे तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर, मतलब इसको बदल के तुम लिख सकते हो दूसरा। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
ठीक है। तीसरा जो है आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ठीक। चौथा आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस ठीक। अब देखो इन प्रेजेंट जैसे 4 प्रकार का हुआ तो पास्ट भी 4 प्रकार का होगा, फ्यूचर भी 4 प्रकार का होगा। प्रेजेंट की जगह आप पास्ट लिख लो, 4 प्रकार हो गए। फ्यूचर लिख लो, 4 प्रकार, मतलब सबका इंडिफिनिट होगा, सबका कॉन्टिन्यूअस होगा, सबका परफेक्ट होगा, सबका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इतना जब समझ में आया तो आगे चलते हैं। देखियो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, पहचान तो देखो याद करनी पड़ेगी। मैं मतलब हालांकि दोनों तरह से आपको पढ़ाऊंगा कि अगर सिंगुलर है प्लूरल है क्या कैसा है वो सब बता के पढ़ाऊंगा। तो पहचान तो याद करना पड़ेगा कि जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए, आदि शब्द आए। ठीक है, जैसे वह पढ़ता है तो ता है आया कि नहीं आया, ऐसा बोल रहा हूं, समझना पहले बच्चों। पढ़ता है तो हमको ये देखना है लास्ट वाला, ता है, ती है, ते है, इस तरह होगा। वह घर जाता है, माली फूल तोड़ता है, छिपकली दीवार पर रेंगती है। ठीक है, अंत में हाँ में लिख सकते हो, अंत में यहाँ लगा ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखो। हेल्पिंग वर्ब मतलब हिंदी में बोले तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। इसमें सहायक क्रिया के रूप में डू और डज तथा यस और ईएस का प्रयोग होता है। समझना बात, ठीक। अब डू का प्रयोग कहाँ होगा, मतलब यूज ऑफ डू, यूज
यूजेज ऑफ डू, यूज का यू का प्रयोग। तो जब कर्ता आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, आई वी दे यू के साथ, आई वी दे यू के साथ डज का प्रयोग, अब देखो इसी को जितने प्लूरल वाले हैं, है ना, समझ रहे हो बात को ना, उसमें जब लिखवा दिया हूं कि दे कहाँ प्लूरल है, आई भी प्लूरल की तरह उपयोग है, यू हमेशा प्लूरल ही लिखा जाएगा, मतलब प्लूरल हो, मतलब उसको करोगे सिंगुलर प्लूरल बन जाएगा, मैं लिखने की बात कर रहा हूँ, आजीवन वो लिखा जाएगा प्लूरल, यू सिंगुलर लिखा ही नहीं जाएगा, होता हो या ना हो अलग बात है, लिखने की बात है, हमको लिखने पर जोर देना है। तो ही, सी, इट, एनी नेम के साथ, ठीक है, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि ये कहाँ लगेंगे, जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव होगा, सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इसमें अफर्मेटिव के साथ सेंटेंसेस के साथ डू और डज का प्रयोग नहीं होता, यहां नियम लिख लेना तो ज्यादा समझ, का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि जब कर्ता जो है, जब कर्ता सब्जेक्ट, जब कर्ता मतलब सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम हो तो वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ डू और डज का प्रयोग नहीं होता है ना, समझ में आई बात है, बल्कि जब कर्ता सब्जेक्ट मतलब कर्ता मतलब सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम हो तब वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आया, तो डू का प्रयोग आई वी दे यू के साथ और डज का प्रयोग ही, सी, इट, एनी नेम के साथ, ये हो गया आपको। अब देखो आगे, समझ गए ना कि कब मतलब साधारण वाक्य, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, है ना, सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में कोई डू डज का प्रयोग नहीं होगा और ये होगा। तो अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस हम डालते हैं, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर पहले लिख लो, स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपसे स्ट्रक्चर आता है, श्योर मानो आप कि आप अगर स्ट्रक्चर बनाना सीख गए तो वर्ब और मीनिंगें आती हैं, मात्र मीनिंग है, तो आपसे कभी भी मतलब ट्रांसलेशन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा,
सब्जेक्ट प्लस, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट में मात्र V1 फॉर्म लगता है, पूरे में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ऑब्लिक ईएस लग सकता है अगर सब्जेक्ट दूसरा हो तो, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म प्लस यस या ईएस, यस या ईएस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट मैंने बताया कि ही सी इट एनी नेम हो तब लगाना, नहीं लगाना, ठीक है। अब देखते हैं पहला हम ट्रांसलेशन, जैसे वह है फुटबॉल खेलता है, अभी मैं यस या ईएस का आपको क्लियर किए देता हूं, फुटबॉल खेलता है, ठीक। तो अब ये सब्जेक्ट क्या है, वह, देखो आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होते हैं हम, दे मतलब होता है वे, दाऊ का मतलब है तू, यू का मतलब है तुम, ही का मतलब है वह, पुरुष के लिए, पुरुषवाचक है, सी मतलब होता है वह, लेकिन स्त्री के लिए, स्त्री जाति का बोध कराता है, ईट मतलब यह है, लेकिन यह निर्जीव वस्तु जो प्राकृतिक घटना होती हैं उसमें लगता है ना। जैसे मान लो पानी, आज बारिश हो रही है, आज बारिश होती है, तो नेचुरल घटना है, इवेंट है ना। तो जहां भी हो वहां यह जो है यह तो निर्जीव वस्तु के साथ आएगा, यह प्राकृतिक घटना के साथ आएगा, 100% इतना रख लो। तो वह फुटबॉल खेलता, अब वह की स्पेलिंग क्या बनी, ही। अब मैंने पिछले नियम में लिखाया, अभी लिखवाया है ना कि ही सी इट एनी नेम हो तो यस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। तो यस या ईएस V1 मतलब वर्ब क्या है इसमें, खेलता। अब मैं वही समझाया था मैंने बेसिक में, आप देखना कि ना अपने से जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, खेलना मैंने लिखवाया है कि उसका अर्थ और भाव ना बदल दे, अगर वह में ना लगा दोगे तो वह ना हो जाएगा, सेंसर बदल गया, फुटबॉल में ना लगा दोगे फुटबॉल ना हो जाएगा, तो मैंने इसीलिए लिखवाया कि ना जोड़ो पर सेंटेंस का अर्थ और भाव ना बदल दे, वो वर्ब होता है। तो खेलता में हम ना लगा सकते हैं, खेलना हो जाएगा, खेलता खेलना, ठीक है। तो प्ले मतलब प्ले मैंने उसमें ये भी बोला है कि आप लोग ये प्ले, प्लेड, प्लेड, ऐसा ही इसके तीनों फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, वो तीसरा भी वही होता है। तो प्ले, अब देखो कुछ कंडीशन ये है कि कहीं एस लगता है, कहीं ईएस लगता है, तो जब क्या क्या हो, CH हो, SH हो और डबल एस हो तब ईएस लगाते हैं, वो प्लूरल बनाना हो गया, एस या ईएस लगाना क्या है, प्लूरल बनाना, ठीक है। तो प्लूरल बनाने वाला नियम जो है नाउन का, वो एक दिन पढ़ाऊंगा तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ यस लगा के प्लूरल बनता है, कहाँ नहीं, ठीक, कहाँ यस लगेगा कहाँ यस। तो अब प्लेज होगा, ही प्लेज, क्या खेलता है, फुटबॉल, ही प्लेज आ फुटबॉल, ठीक। अब जैसे मान लो होगा दूसरा, अगर मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो मैं का आई, अब मैंने लिखवाया कि उसमें कुछ नहीं लगेगा, आई प्ले फुटबॉल, ठीक, समझ गए, इस तरह करना है। जैसे तीसरा नंबर देखो, माली फूल तोड़ता है, माली फूल तोड़ता है,
तो इसका क्या होगा, गार्डनर, गार्डनर मतलब माली। अब देखो फूल तोड़ना शब्द आया है, तो इसमें आपको मैं दो शब्द बताता हूं। ब्रीक होता है, इसका भी मतलब होता है तोड़ना, क्या होता है, लेकिन हमेशा जान लो ब्रीक जो है कठोर वस्तु को दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में, किसी वस्तु कठोर वस्तु को, हार्ड वस्तु को हम दो से जब अधिक भागों में तोड़ते हैं तो वहां ब्रीक शब्द का प्रयोग होता है। इसमें ताकत लगती है, इस शब्द में ब्रीक मतलब थोड़ा ताकत लगाना। और प्लक मतलब होता है, प्लक मतलब भी होता है तोड़ना, क्या होता है, तोड़ना। तो ये जो है, ये फल, फूल, तारे, इनके टूटने में लगता है। तारे टूटे, फल टूटे, फूल टूटे, है ना, जिसमें हम करने का मतलब ताकत का कम प्रयोग करें, है ना, जिसको मतलब सॉफ्टली तोड़े, कुल मिला के ये है। तो ब्रीक मतलब हुआ किसी को हार्ड तोड़ना, जैसे मार्कर लिए उसको तोड़ दो, जिसमें कुछ ताकत लगी, है ना। तो सेंसिटिव प्लक होता है, तो ये प्लक लिख लिए हम। लेकिन मैंने क्या लिखवाया, ही सी इट एनी नेम का मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये थर्ड पर्सन में हो। तो गार्डनर प्लक्स फ्लावर्स, देखो ये गार्डनर का व्यापार है फूल तोड़ना, इसलिए वो इसको तुम फ्लावर से ही लिखना, फ्लावर मत लिखना, क्योंकि उसका व्यापार है। जैसे ये होता है कि राम फूल तोड़ता है, तो राम फूल तोड़ता है तो राम प्लक्स फ्लावर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि राम एक फूल तोड़ेगा, उसका काम में नहीं। तो ये इंग्लिश जो है ट्रिकी नॉलेज है, और इसको दिमाग से पढ़ना है थोड़ा, मतलब दिमाग लगा लगा के। जैसे देखो चौथा नंबर देखो, छिपकली दीवार पर रेंगती है। ठीक है, छिपकली दीवार पर रेंगती है, ये भी बन सकता है छिपकली दीवार पर रहती है। तो छिपकली किसके माने होता है, लिजार्ड। अब देखो रेंगना मतलब, अब यहां भी समझते जाना, मैं आपको बिल्कुल, अगर आप मेरा साथ भर दिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, तो मेरा चैलेंज है कि मुझे जो भी ज्ञान है, और नहीं भी होगा तो मैं सीख के आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चाहे जहां से पढ़ाऊं, तो आप लोगों को योग्य बिल्कुल परफेक्टली, आप कहीं भी फेल नहीं हो सकते, है ना। ये नहीं कहता कि मुझे इंग्लिश का पूरा ज्ञान है, पर जितना ज्ञान है उतना मैं आपको दूंगा। अगर कम पड़ेगा तो मैं खुद पढ़ के आपको सीख के पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको परफेक्ट बनाऊंगा, ये बात है। आप मेरा साथ भर दीजिए चैनल को, बस हो गया। तो देखो अभी रेंगना शब्द आया, है ना, तो रेंगने के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है, वाक और क्रीप। समझना बात को, वाक जो है ऐसे जीवों के लिए लगता है जो जिनका पेट जमीन पर नहीं छूता, चलने के समय पेट जमीन पर नहीं छूता, वो सभी जानवरों के ऊपर हम वाक लगा सकते हैं। पेट ना छुए जमीन, पेट जमीन में ना छुए, में ना छुए, समझ रहे ना। वाक मतलब भी चलना होता है, और क्रीप मतलब भी चलना ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेंगना मतलब चलना है, दोनों शब्द एक, लेकिन कहाँ लगेगा ये, जहां पेट जमीन में ना छुए, और ये होता है पेट जमीन में छुए चलते समय। ठीक है, जैसे सांप चलेगा तो उसका पेट तो छुएगा, छिपकली चलती है दीवार पे, ऐसे चलेगी, पेट छूता है कि नहीं छूता। तो जितने भी रेप्टिकल्स हैं रेंगने, तो उसमें क्रीप लगाना, ये जान लेना कि पेट के बल से चलता है कि पैर के बल से। ठीक है, तो लिजार्ड क्रीप्स है। अब देखो ये पर लगा है, मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को बिल्कुल टच कर दे वहां आन लगता है,
जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को, जिसे मार्कर के ऊपर मैंने हाथ रख दिया टच, तो ऑन द मतलब ऑन द डस्टर, ऑन द डस्टर, ठीक है। तो क्रीप्स ऑन द वॉल, क्रीप्स ऑन द वॉल, ठीक, ऐसा।